हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपको सत्यम क्लासेस पर। तो दोस्तों, हम इससे पहले बता चुके थे स्टोमक तक यानी पेट के बारे में बता चुके थे इससे पिछले वाले पार्ट में। तो दोस्तों, हम एक बार और थोड़ा रिपीट कर देते हैं कि पेट के कितने भाग होते हैं। तो पेट के 3 भाग होते हैं। पहला भाग यानी अगला भाग कहलाता है कार्डियक, और इसका बीच का भाग कहलाता है फुंडिक, और इसका पीछे का भाग कहलाता है ये पाइलोरिक। तो पेट के कितने भाग होते हैं? 3 भाग। पेट में क्या क्या पचता है? तो पेट में सबसे पहले रेनिन नामक एक एंजाइम होता है जो दूध को पचाने का काम करता है और दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि बदल देता है। तो पेट में क्या क्या पचता है? दूध पचता है, किसमें बदलता है? दही में जाके। छोटा बच्चा, जब बच्चा 3 साल तक होता है तो आराम से उसमें दूध का पाचन करता है। कौन सा एंजाइम? रेनिन नामक एंजाइम। और ये जब कोई भी आदमी बूढ़ा हो जाता है तो रेनिन नामक एंजाइम उसमें कम मात्रा में या नहीं के बराबर बनता है, इसलिए बूढ़े लोग को दूध नहीं पचता, उसे डॉक्टर सलाह देते हैं या देती हैं कि आप इसे दही के रूप में सेवन कीजिए। तो इसके बारे में हम बता चुके हैं अच्छे से पेट के बारे में, पेट के 3 भाग और पेट में क्या क्या होता है सब। अब हम आज आएंगे ये जठर ग्रंथि में यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड में। गैस्ट्रिक ग्लैंड में हम देखेंगे सबसे पहले गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या होता है। आहार नाल की अन्य भागों की तरह आमाशय की भीतरी दीवार पर स्तंभाकार एपिथीलियम कोशिकाओं का स्तर होता है। कोशिकाओं का यह स्तर जगह जगह अंदर की ओर धंसा रहता है। धंसे भागों की कोशिकाएं जठर ग्रंथि का निर्माण करती है। मतलब ये जो जितना भी कोशिका धंसा होता है, वही जठर नामक कोशिका का निर्माण, यानी जठर नामक ग्रंथि का क्या करती है? निर्माण करती है। ठीक है, इससे आगे बताएंगे अब जठर रस के बारे में। यह है जठर रस। जठर रस यानी कि गैस्ट्रिक जूस। जठर ग्रंथियां की कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। पहला कहलाती है श्लेष्मा कोशिकाएं, यानी पूछेगा कि जठर रस मतलब जठर ग्रंथियां की कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो जठर ग्रंथियां की कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, जिसमें पहला को बोलते हैं ये श्लेष्मा कोशिकाएं, या इसको इंग्लिश में मिलेगा आपको लिखा हुआ हमेशा म्यूकस सेल, म्यूकस कोशिका। अगला है अम्लजन कोशिकाएं। यानी पहला था श्लेष्मा कोशिकाएं, या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अम्लजन कोशिकाएं, तथा दूसरा का नाम है, पहला था श्लेष्मा जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं म्यूकस कोशिकाएं, म्यूकस सेल, या दूसरा है अम्लजन कोशिकाएं, और तीसरा है जाइमोजिन कोशिकाएं। इन तीनों प्रकार की कोशिकाओं, यहाँ पर तीनों छूट गया है, इन तीनों प्रकार की कोशिकाओं के स्राव का सम्मिलित रूप कहलाता है क्या कहलाता है? जठर रस, यानी कि गैस्ट्रिक जूस कहलाता है। इन तीनों प्रकार की कोशिकाओं का जो सम्मिलित रूप यानी मिला का रूप है, मतलब तीनों प्रकार की कोशिकाओं को जब हम मिला देंगे, एक जगह ऐड कर देंगे, तब क्या बन जाएगा? तब वह कहलाएगा जठर रस, यानी गैस्ट्रिक जूस कहलाएगा। अगला है कि जठर रस में आखिर होता क्या सब है। जठर रस में आखिर पाया क्या सब जाता है। तो जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे हम HCl बोलते हैं। जठर रस में क्या क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे हम बोलते हैं HCl। उसके बाद म्यूकस और तथा निष्क्रिय पेप्सिनोजेन पाया जाता है। जठर रस में क्या क्या पाया जाता है? तो जठर रस में पाया जाता है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकस तथा निष्क्रिय पेप्सिनोजेन। मतलब ये पेप्सिनोजेन क्या रहता है? निष्क्रिय रहता है, यानी इनएक्टिव रहता है, बाद में ये एक्टिव होता है। तो क्या क्या पाया जाता है जठर रस में? 3 चीज, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकस तथा यह निष्क्रिय पेप्सिनोजेन। अगला है HCl का स्राव, यानी HCl का जो स्राव है कौन सा कोशिका करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव सिक्रीशन कौन सा कोशिका करता है? तो HCl का स्राव अम्लजन कोशिकाओं से होता है। पूछेगा कि HCl का स्राव कौन से कोशिका करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अम्लजन कोशिकाओं से होता है। किसका स्राव? HCl का, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव। अगला लिखा है HCl निष्क्रिय पेप्सिनोजीन को सक्रिय पेप्सिन एंजाइम में बदल देता है। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम है जो भी निष्क्रिय यानी इनएक्टिव
पेप्सिनोजेन होगा उसको एक्टिव, सक्रिय मतलब एक्टिव यानी काम करने लगेगा, सक्रिय पेप्सिनोजेन एंजाइम में बदल देता है। और HCl का सबसे इम्पोर्टेंट काम है, HCl जीवाणुनाशक का कार्य करता है, यानी जीवाणु के साथ जीवाणु को मारने का काम करता है। हमारे भोजन में जो कुछ भी, तो HCl का काम क्या है? HCl का काम है जो भी हम भोजन के साथ कुछ खाते हैं और उसको एंजाइम नहीं मार पाता है, तो हमारे पेट में जब आता है, पेट के हम बताए हैं 3 भाग होता है। पहला भाग किसको, पेट के जो 3 भाग होता है, पहला था पाइलोरिक, बीच का फुंडिक और अंतिम का क्या बताए हैं, पेट का 3 भाग होते, बताए थे कि पेट का 3 भाग होता है। पहला भाग कार्डियक, दूसरा भाग ये फुंडिक और तीसरा भाग क्या कहलाता है, पाइलोरिक। यानी जो बीच का भाग है फुंडिक सबसे पहला भाग में आता है जब जीवाणु, तो उसमें जाता है पहला, सबसे पहले भाग में HCl का स्राव होता है। और HCl जब हमारे भोजन के साथ कुछ भी जीवाणु आता है जिसको कौन नहीं मार पाता है, यानी एंजाइम नहीं मार पाता है मुंह में, तो फिर से जो पेट में आता है, तो पेट के पहले भाग यानी कि कार्डियक में होता है HCl का स्राव, और कार्डियक में जितना भी जीवाणु आए हैं भोजन के साथ उसको कार्डियक में HCl मार देता है, यानी खत्म कर देता है। तो पेट में जाके कार्डियक में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जाता है और जीवाणु को मार देता है। अगला है, यह भोजन के साथ आने वाला बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। कौन? तो HCl। HCl का काम है कि भोजन के साथ कुछ भी बैक्टीरिया आएगा तो उसको मार देता है। बता दिए हैं किस भाग में मारता है, पेट के पहला भाग में। अगला है, म्यूकस का स्राव म्यूकस कोशिकाओं से होता है। पूछेगा कि म्यूकस का स्राव कौन करता है, तो ये तो इजी बात है, म्यूकस का स्राव म्यूकस कोशिकाओं से होता है। एग्जाम में वही क्वेश्चन पूछा जाता है जो उससे रिलेटिव ना हो। ये तो रिलेटिव है, कोई समझ जाएगा, एक बार भी रत्ती भर देख लेगा तो समझ जाएगा कि म्यूकस का स्राव हम पढ़े थे म्यूकस से होता है। ये रिलेटिव है तो ये नहीं आएगा, हो सकता है मतलब 90% चांस होता है कि ये नहीं आएगा। अगला, म्यूकस आमाशय की दीवार तथा जठर ग्रंथियों को HCl तथा एंजाइम म्यूकस आमाशय की दीवार तथा जठर ग्रंथियों को HCl तथा एंजाइम पेप्टिक से सुरक्षित कर रखता है। म्यूकस का काम है कि आमाशय की दीवार तथा जठर ग्रंथियों को HCl तथा एंजाइम पेप्टिक से सुरक्षित रखना म्यूकस का काम है। म्यूकस थोड़ा थोड़ा ऐसे छिड़क देता है और जो HCl जो अम्ल है तो अम्ल को थोड़ा क्षार में बदल देता है और अपना उसको सुरक्षित रखता है। हमारे पेट में कभी भी जो एसिडिटी होता है, यानी हम बोलते हैं गैस बन गया है, तो गैस बनता है कब? जब हमारे पेट में थोड़ा ज़्यादा HCl का स्राव हो जाता है, और ज़्यादा HCl का स्राव हो जाता है तो हम लेते हैं इनो। इनो का प्रकृति होता है क्षारीय, इसीलिए बोलता है कि 6 सेकंड के अंदर में क्या हो गया, पेट का एसिडिटी गायब यानी समाप्त हो गया। तो इनो लो, या चाहे गोटी भी आता है, ऐसे लो करके अपना गोटी लो, ठीक हो जाएगा। एंजाइम मतलब अम्ल होता है, अम्ल को क्षार में बदल देता है, ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है, और इसमें कुछ सिंपल प्रोसेस होता है और कुछ नहीं है। अगला लिखाया है, जो व्यक्ति लंबे समय तक बिना भोजन के अर्थात भूखे रह जाते हैं उन्हें पेप्टिक अल्सर होने की अधिक संभावना होती है। इसलिए हमें लंबे समय तक भूखा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उसमें तो HCl का स्राव होता है और HCl अम्ल है। अगर HCl को अगर हम हाथ पे रख लेंगे तो हाथ थोड़ा जल जाएगा वहाँ पर। HCl बहुत पावरफुल अम्ल है, इसलिए हमें लंबे समय तक भूखा नहीं रहना चाहिए। जो व्यक्ति लंबे समय तक बिना भोजन के अर्थात भूखा रह जाते हैं उन्हें पेप्टिक अल्सर होने की संभावना होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, आमाशय में प्रोटीन के अतिरिक्त, यानी आमाशय में प्रोटीन के अलावे भोजन के वसा का भी पाचन शुरू होता है। आमाशय में प्रोटीन जाके सबसे पहले आमाशय में प्रोटीन 3 जगह पचता है, तो आमाशय में भी प्रोटीन पचता है, उसके बाद छोटी आंत में भी पचता है, उसके बाद अग्नाशय में भी पचता है। तो आमाशय में प्रोटीन के अतिरिक्त भोजन के वसा का भी पाचन शुरू होता है, यानी वसा का भी पचना स्टार्ट हो जाता है। कहाँ पर जाके? आमाशय में जा करके। नेक्स्ट पॉइंट हमने मेंशन किया है, आमाशय में वसा का आंशिक पाचन एंजाइम गैस्ट्रिक लाइपेज के द्वारा होता है। यानी हम जो अभी जस्ट इससे पहले बिफोर बोले हैं कि आमाशय में भोजन के जो वसा है उसका भी पाचन आंशिक रूप से मतलब थोड़ा मोड़ा पचना स्टार्ट हो जाता है। तो जो थोड़ा मोड़ा वसा पचता है किस एंजाइम के चलते? कोई भी चीज़ पचता है एंजाइम से, तो एंजाइम का नाम है, जो वसा पचता है उस एंजाइम का नाम है गैस्ट्रिक लाइपेज। यही गैस्ट्रिक लाइपेज के चलते आमाशय में जो वसा है
थोड़ा मोड़ा पचता है। नेक्स्ट पॉइंट है गैस्ट्रिक लाइपेज वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है। गैस्ट्रिक लाइपेज का काम है वसा को पचाना। और सबसे पहले गैस्ट्रिक लाइपेज करता क्या है? गैस्ट्रिक लाइपेज एक प्रकार के एंजाइम है। गैस्ट्रिक लाइपेज वसा को वसा अम्ल, सबसे पहले वसा अम्ल यानी कि वसा एसिड, फैटी एसिड, वसा अम्ल, फैटी एसिड तथा ग्लिसरॉल में बदल देते हैं। गैस्ट्रिक लाइपेज का काम है वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलना। फिर नेक्स्ट इसका काम है अमाशय में जब भोजन, अब मतलब आ गया, अमाशय में जब भोजन गाढ़े लय के जैसा हो जाता है तो उसे कायम कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अमाशय में भोजन का स्वरूप कैसा होता है? तो आंसर होगा गाढ़े लय के तरह। और गाढ़े लय का नाम क्या है अलग से, तो उसे कायम बोलते हैं। या ऐसे पूछा जाएगा कि अमाशय में जब भोजन का स्वरूप गाढ़े लय जैसा होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो आंसर आएगा कायम। अमाशय में भोजन होता है गाढ़े लय जैसा जो कायम कहलाता है। और वह बाद में अमाशय के पाइलोरिक छिद्र के द्वारा, कायम जो पाइलोरिक छिद्र के द्वारा जल जाता है छोटी आंत में, आगे मेंशन किया है कायम अमाशय के पाइलोरिक छिद्र। अमाशय में यानी पेट में, पेट के 3 भाग हैं, तो जो अंतिम भाग है, अंतिम भाग के ठीक नीचे होता है एक पाइलोरिक छिद्र। उसी छिद्र से ये कायम, जो कायम का रूप है अमाशय में, कायम निकल के चला आता है किस आंत में? ये स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में। और उसके बाद अब छोटी आंत के बारे में आगे डिस्कस किया अच्छा से। यह है छोटी आंत, मोस्ट इम्पोर्टेंट है छोटी आंत। स्मॉल इंटेस्टाइन का वर्क जो है बहुत अच्छा है वर्क, यही सबसे ज़्यादा रोल अदा करता है पूरा भोजन को पचाने में। भोजन को पचाने में भी काम करता है छोटी आंत, और भोजन का एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण भी होता है छोटी आंत के इलियम के विलाई में। यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। पूछा जाएगा कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है? तो आंसर आएगा छोटी आंत। इसकी रचना यानी छोटी आंत का जो बनावट है बेलनाकार होता है, लाइक सिलेंडर के जैसा होता है। छोटी आंत का रचना होता है किसके जैसा? जो घर में सिलेंडर है ठीक उसी के जैसा, सिलेंडर, बेलन के जैसा। इसमें पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। यानी पूछा जाएगा कि संपूर्ण पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? तो आंसर आएगा छोटी आंत। और छोटी आंत में भोजन का अवशोषण भी होता है। जितना भी भोजन में जितना भी एनर्जी है, जितना भी चीज़ है भोजन में, सबको छोटी आंत में इलियम है और इलियम में विलाई है। वो विलाई में वहाँ से भोजन का क्या होता है? एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण होता है। इसकी लंबाई 6 मीटर, यानी छोटी आंत की लंबाई हो गया 6 मीटर तथा चौड़ाई हो गया 2.5 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट है भिन्न भिन्न यानी अलग अलग जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई अलग अलग होती है। अगर जंतु का साइज बड़ा है तो छोटी आंत की लंबाई बड़ा होगा, अगर जंतु का साइज छोटा है तो छोटी आंत की लंबाई छोटा होगा, लेकिन उतना नहीं, थोड़ा मोड़ा का डिफरेंस होता है। लेकिन यहाँ मान के चला है कि मानव में छोटी आंत की लंबाई कितना होगा? 6 मीटर। लेकिन अगर बॉडी का साइज ज़्यादा है तो थोड़ा मोड़ा डिफरेंस आ सकता है, उसका या तो लेंथ हो या तो ब्रेथ हो। नेक्स्ट, शाकाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है। जितना भी शाकाहारी जंतु हैं उसमें छोटी आंत की लंबाई ज़्यादा होता है, ऑटोमेटिक ज़्यादा होगा। शाकाहारी जंतु अगर छोटी आंत की लंबाई ज़्यादा न होगा, शाकाहारी जंतु जैसे गाय, भैंस, बकरी ये सब बहुत खाता है, तो उसको पचाने के लिए भी इतना मतलब जगह भी चाहिए ना। तो शाकाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है ताकि सेलुलोज या सेलुलोज की पाचन आसानी से यानी ठीक से हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है मांसाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई कम होती है। जितना भी मांसाहारी जंतु हैं उसमें छोटी आंत की लंबाई कम होती है, क्योंकि मतलब मांसाहारी भोजन को पचाना आसान है। जबकि शाकाहारी भोजन को पचना थोड़ा दुर्लभ है। इसलिए जितना भी मांसाहारी जंतु हैं, ये सब बाघ वगैरह, ये सब में छोटी आंत की लंबाई थोड़ा कम होती है, यानी लेस होती है विद रिस्पेक्ट टू बड़ी मतलब इससे शाकाहारी जंतु से। मांसाहारी भोजन का पाचन सरल होता है। अब ये बताए हैं ठीक इससे पहले कि मांसाहारी भोजन का पचना बहुत आसान होता है, सिंपल। आप अगर मांस खाते हैं तो सिर्फ मांस खाइए और बस थोड़ा चावल या जो भी खाना है, रोटी, बस 2 चीज़ आराम से सिंपल पच जाएगा। सिर्फ मांस है तो उसमें मांस है और कुछ, लेकिन शाकाहारी भोजन के साथ बहुत चीज़ लोग लेते हैं, तो इसलिए मांसाहारी भोजन का पचना आसान भी है। नेक्स्ट पॉइंट है छोटी आंत के भाग के बारे में। तो छोटी आंत के 3 भाग होते हैं।
छोटी आंत के कितने भाग होते हैं? छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। इसका पहला भाग कहलाता है ग्राहनी, और उसका बीच का भाग यानी मध्य का भाग कहलाता है जेजुनम, और उसका अंतिम भाग जिसमें भोजन का पाचन भी होता है और भोजन का अवशोषण भी होता है वह कहलाता है इलियम। तो बता दिए हैं कि छोटी आंत 3 भागों में बटा होता है, ग्राहनी में, जेजुनम में और इलियम में। यही भोजन का इलियम में जाके भोजन मुख्य रूप से अंतिम रूप से पचता है और उसका अवशोषण भी होता है। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ऑलवेज कीप इन माइंड। नेक्स्ट यहाँ पर मेंशन भी किया है कि पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। अगर पूछे कि पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में कहाँ होता है, तो छोटी आंत में छोटी आंत के जो इलियम भाग है उसमें विलाई पाया जाता है, वही करता है, उंगली जैसा उसका रचना होता है बनावट, वही करता है भोजन का अवशोषण। छोटी आंत में भोजन का पाचन पित्त, अग्नाशय रस जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पैनक्रियाटिक जूस, तथा आंत्र रस जो क्रमशः यकृत, मतलब कि ऐसा पूछा जाएगा कि छोटी आंत में भोजन का पाचन किस किस द्वारा होता है। तो छोटी आंत में भोजन का पाचन सबसे पहले पित्त करता है। तो पित्त का स्राव कौन करता है? तो पित्त का स्राव करता है यानी बाइल का स्राव करता है यकृत यानी कि लीवर। यकृत का बहुत सारा नाम है। यकृत को यकृत बोलते हैं, कलेजा बोलते हैं, जिगर बोलते हैं, लीवर बोलते हैं, ये सब यकृत का नाम है। तो पूछा जाएगा कि पित्त का स्राव कहाँ से होता है, तो कहाँ से? यकृत से होता है पित्त का स्राव। ये पित्त का स्राव कहाँ से होता है, बाइल का स्राव? तो यकृत से। और आगे है अग्नाशयी रस यानी कि पैनक्रियाटिक जूस का स्राव कहाँ से होता है, तो अग्नाशय से। ये थोड़ा देखिए आप, ये डिफरेंस है, यानी कि पित्त का स्राव कौन करता है, तो ये पित्त का स्राव कौन करता है, तो ये यकृत। लेकिन ये अग्नाशयी रस का स्राव कौन करता है, तो अग्नाशय। ये थोड़ा रिलेटेड है, तो ये कम चांस बनता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा चांस बनता है कि पित्त का स्राव कौन करता है, तो यकृत। उसके बाद अग्नाशय रस का स्राव कौन करता है, तो अग्नाशय। और उसके बाद है आंत्र रस। आंत्र रस का स्राव कौन करता है, तो आंत्र रस का स्राव करता है आंत ग्रंथि। आंत्र रस का स्राव कौन करता है, आंत ग्रंथि। इन सभी के द्वारा क्या होता है, छोटी आंत में भोजन का पाचन होता है। नेक्स्ट है लीवर के बारे में, यानी कि यकृत के बारे में। यह है यकृत यानी लीवर। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में कौन शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो आंसर आएगा लीवर यानी कि यकृत। इसका वजन 1.5 kg या 1500 ग्राम में। अगर आपको केजी में पूछे तो केजी में 1.5 आएगा, अगर ग्राम में पूछे तो 1500 ग्राम होता है लीवर का वजन, जो शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि है। रियल में सबसे बड़ी ग्रंथि है, शरीर में सबसे बड़ा देखने में भी होता है ये लीवर। यह उदर गुहा यानी पेट के दाहिने भाग में होता है। पूछा जाएगा कि यकृत पेट के किस साइड होते हैं, किस तरफ होते हैं, तो ये दाहिने साइड होते हैं। बताए थे कि लीवर पेट के दाहिने साइड होते हैं और ये अमाशय पेट के बाएं साइड होता है में स्थित होता है। नेक्स्ट यहाँ पे है, यह पित्त का स्राव करता है। यहाँ वहाँ भी हम बता चुके हैं कि पित्त का स्राव कौन करता है, तो यकृत। स्रावित पित्त का जो पित्त स्राव होता है, स्रावित पित्त का संचय, संचय मतलब होता है जमा। स्रावित पित्त का संचय पित्ताशय, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं गॉल ब्लैडर, में होती है। जितना भी पित्त स्रावित होता है सब जाके गॉल ब्लैडर में जमा हो जाता है। अब आएगा पित्त। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि पित्त का कलर कैसा होता है, पित्त का प्रकृति कैसे होता है। तो पित्त गाढ़ा एवं हरा रंग का क्षारीय द्रव होता है। पित्त किस टाइप का होता है, तो पित्त होता है गाढ़ा। पित्त का रंग कैसा होता है, तो हरा। और पित्त का प्रकृति कैसे होता है, तो क्षारीय। पित्त का प्रकृति होता है क्षारीय। और हम ये भी बोले हैं कि अमाशय में भोजन का स्वरूप कैसे होता है, तो अम्लीय। अमाशय में होता है अम्लीय। अमाशय में चूंकि HCl अम्ल है तो अम्ल जाके शराब होता है अमाशय में HCl, तो इसलिए अमाशय में भोजन का स्वरूप होता है अम्लीय। ये पित्त का काम, ये पित्त क्या होता है, क्षारीय। पित्त गाढ़ा एवं हरा रंग का क्षारीय द्रव होता है। हाँ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि पित्त में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। पित्त में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। तो गाइस इसमें हम बता दिए वहाँ तक, और पित्त के कार्य हम इससे अगले वाले जो भाग हैं उससे अगले वाले हम भाग में बता देंगे पित्त के क्या कार्य होते हैं। पित्त तक यानी हो गया है इस पार्ट में, इससे अगले वाले पार्ट में हो जाएगा ये पित्त के कार्य। तो अगर अच्छा लगे तो डू लाइक, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।